गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोशिका की बात हो रही थी और कोशिका में हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पढ़ लिया था, न्यूक्लियस के बारे में देख लिया था, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या होते हैं इन दोनों में डिफरेंस देख लिया था, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में डिफरेंस देख लिया था। और हम जो आगे बात करने वाले हैं वो साइटोप्लाज्म की, जीव द्रव्य की, यानी कि कोशिका द्रव्य की बात करने वाले हैं। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य किसी भी जीवन का भौतिक आधार कहलाता है, यानी कि सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ, सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यह जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। दूसरी बात, इसका निर्माण विभिन्न कार्बनिक पदार्थों से होता है। तो कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ इनसे होता है। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ये कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इनसे हो सकता है। अकार्बनिक पदार्थ है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इनसे इसका निर्माण होता है। तो ये बात देखी थी। तो साइटोप्लाज्म, जैसे ये न्यूक्लियस, ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन हो गई इसकी, न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर ये जो जितना भी ये स्थान दिख रहा है ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? सभी कोशिकांग बिखरे हुए होते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके तरफ यहाँ पर ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बनाई है, ये ऐसे गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है। तो ये न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो भी है चीज़ें हैं वो सब इसमें किस में रखी हुई है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, बिखरी हुई अवस्था में होती है। तो इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर अब क्या क्या है ये चीज़ देखेंगे हम। तो साइटोप्लाज्म तो क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो हमें ये याद रखना है कि जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो देखिए आगे, अब हमने देखा था पहले कि साइटोप्लाज्म को हमने डिवाइड किया था। तो साइटोप्लाज्म में हमने न्यूक्लियस देख लिया। न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो है, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए ये क्या होती है? ये न्यूक्लियस के बाहर की तरफ एक जारनुमा संरचना बनाती है, न्यूक्लियस को घेरे रहती है, न्यूक्लियस में आने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उन पर कंट्रोल रखती है, यानी कि कोशिका का कंकाल कहलाती है। तो ये कोशिका का कंकाल कहलाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये है केंद्रक के चारों ओर उपस्थित, केंद्र के चारों ओर उपस्थित होती है जो कोशिका का कंकाल। इम्पोर्टेंट बात है, कोशिका का कोशिका क्या करती है? कंकाल बनाती है केंद्रक में आने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है, तीसरी बात यह दो प्रकार की होती है। तो यहाँ से हमें ये याद रखना है कि ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है खुरदरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। और एक होती है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। इसमें जो इस खुरदरी प्रकार की है, खुरदरी का मतलब है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। तो राइबोसोम जिसके ऊपर चिपके हुए होते हैं उसे हम कौन सी बोलते हैं? खुरदरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कोशिका द्रव्य में इस तरह से बिखरी हुई भी होती है, तो जिसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए नहीं होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है।
तो देखिए इसका कार्य हमें याद रखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कार्य है ये है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं, तो यह प्रोटीन निर्माण में भाग लेती है। किसमें भाग लेती है? प्रोटीन निर्माण में भाग लेती है। और जो चिकनी है इसमें राइबोसोम चिपके हुए नहीं है, तो ये लिपिड व स्टेरॉइड, लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस में भाग लेती है, निर्माण में भाग लेती है। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये केंद्र के बाहर होती है, जारनुमा संरचना बनाती है, ये सेल का स्केलेटन बनाती है, कंकाल बनाती है। ये दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी होती है। चिकनी है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड में भाग लेती है, और जो रफ है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेती है। एक बात और देखिए, मैंने इधर कुछ चीज़ें लिख रखी है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो इसका मतलब है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन कई बार यहाँ से सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, थर्ड ग्रेड में भी पूछ सकते हैं, यानी कि हमने रीट में पूछ सकते हैं, कई अदर एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज़ में एक बार समझ लो कि हमारे जो सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं, ये कोशिकांग के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगर मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिंगल है, डबल है या कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो इस आधार पर हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा निम्न में से सिंगल मेम्ब्रेन कोशिकांग है या डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग है, क्योंकि जैसे मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होता है, इस ऊपर की लेयर अलग, अंदर की लेयर अलग, तो 2 लेयर होती है, जिससे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल से होता है ये। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि कोशिकांग सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन भी होते हैं। तो देखिए, सिंगल मेम्ब्रेन जो कोशिकांग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोबॉडीज़। ये 5 कोशिकांग ऐसे होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई दूसरी मेम्ब्रेन नहीं होती, एक ही मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है? तो कौन कौन से हैं? लाइसोसोम, पढ़ेंगे आगे हम लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जो उसकी संरचना बनाएंगे उसके ऊपर एक दूसरी लेयर नहीं होती है। जैसे अपने कोशिका बनाई थी, कोशिका ऊपर कोशिका झिल्ली होती है तो डबल मेम्ब्रेन हो गई। तो इस तरह से ये सिंगल मेम्ब्रेन कोशिकांग कौन कौन से हो गए? लाइसोसोम, वैक्यूल्स, रिक्तिका बोलते हैं हिंदी में, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैंने बताया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इस तरह की स्ट्रक्चर थी, तो इसके ऊपर कोई दूसरी मेम्ब्रेन नहीं थी, सिंगल मेम्ब्रेन है ये। तो सिंगल मेम्ब्रेन होने के कारण ये इसके अंदर देख रहे हैं अपन, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। माइक्रोबॉडीज़ है, ये माइक्रोबॉडीज़ भी सिंगल मेम्ब्रेन। इस तरह से 5 कोशिकांग कौन से हैं? सिंगल मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से। फिर डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पाई जाती है वो डबल मेम्ब्रेन कहलाते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, अभी पढ़ेंगे तब और देख लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे न्यूक्लियस देखा था अपन ने, न्यूक्लियस के ऊपर झिल्ली थी कि नहीं थी? ये जैसे ये न्यूक्लियस था, ये जैसे न्यूक्लियस पढ़ा था अपन ने, सेल के अंदर बीचों बीच पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या थी? मेम्ब्रेन थी। इस तरह से मेम्ब्रेन थी, तो डबल मेम्ब्रेन था न्यूक्लियस भी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 3 ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया है पहला, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट है, तीसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस। इस तरह से ये 3 कोशिकांग हमें याद रखने हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। फिर तीसरा पॉइंट बनाया अपने नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, वो है राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी और न्यूक्लियोलस। केंद्र के अंदर केंद्रिका थी, केंद्रिका, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी कुछ नहीं था, एक भी मेम्ब्रेन नहीं थी। तो न्यूक्लियोलस होता है वो कैसा होता है? केंद्रिका कैसी होती है? नॉन मेम्ब्रेन होती है। इंक्लूजन बॉडी होती है, इंक्लूजन बॉडी भी इसके साइटोप्लाज्म में होती है, तो वो भी बिल्कुल उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो नॉन मेम्ब्रेन में आएगा। राइबोसोम है, तो राइबोसोम जैसे अभी देखा था अपन, इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं ऐसे,
ऐसे चिपके होते हैं। इसके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इसे नॉन मेम्ब्रेन में हम पढ़ेंगे। तो 3 कोशिकांग नॉन मेम्ब्रेन होते हैं, 3 कोशिकांग डबल मेम्ब्रेन होते हैं और 5 कोशिकांग सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये याद रखेंगे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी किसके अंदर आएगी, सिंगल मेम्ब्रेन के। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यह एकल झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है, ये लिख सकते हैं अपन। तो एकल झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्लियर हो गया। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होगा, इसके बाहर कुछ पूछते भी नहीं है। नंबर 2 है गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी जिसे हम कहते हैं। तो देखिए कोशिका के अंदर ये कोशिका रही, ये कोशिका रही, कहाँ है भाई कोशिका के अंदर, ये केंद्रक रहा, केंद्र के बाहर की ओर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात की थी अपन ने, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रही, ये गोल्जी बॉडी रही, इस तरह से। तो केंद्रक के ऊपर पहले तो खोज लिख देते हैं, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। फिर दूसरी बात, यह केंद्रक के ऊपर बेलनाकार संरचनाएं होती है, तो केंद्र के ऊपर की ओर पाई जाती है, बेलनाकार संरचना होती है। नेक्स्ट है, यह कोशिका में ट्रैफिक कंट्रोलर का कार्य करती है। तो कोशिका के अंदर इनका जो काम है वो ट्रैफिक कंट्रोल की तरह होता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है वैसे ही ये भी ट्रैफिक पुलिस की तरह होता है। इस सेल के अंदर आने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको गंतव्य स्थान तक छोड़ना और अंदर जो बनने वाले हैं उनको एक से दूसरी जगह तक छोड़ना, ये सारा काम ये गोल्जी बॉडी करती है। और गोल्जी बॉडी के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर जो सिस्टर्निक वैक्यूल्स बनते हैं, इस तरह की संरचनाएं, ये संरचनाएं उन पदार्थों को अंदर लेके उस स्थान तक छोड़ती है। फिर बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ट्रैफिक कंट्रोलर का कार्य करती है। तो ट्रैफिक कंट्रोलर क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये इसमें आने वाले, सेल के अंदर आने वाले पदार्थों को एक से दूसरी जगह छोड़ने का कार्य करती है। यह है प्रोटीन, यह प्रोटीन को पैकेट के रूप में स्थानांतरित करती है। तो प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बनता है और एमआरएनए बनने के बाद में बाहर की तरफ निकलता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है एमआरएनए और वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो गोल्जी बॉडी क्या करती है, जो प्रोटीन बन जाती है वो प्रोटीन को चारों तरफ से घेर कर पैकेट्स के रूप में लेके और उसको ट्रांसफ़र करने का कार्य करती है, एक से दूसरी जगह ले जाने का कार्य भी ये करती है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखनी है, प्रोटीन को पैकेट्स के रूप में या प्रोटीन का ट्रांसफ़र करने का कार्य करती है, प्रोटीन को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये कुछ बातें गोल्जी बॉडी के लिए याद रखनी है अपन को, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, यही बातें याद रखेंगे तो इनसे ही क्वेश्चन बनता है। फिर तीसरी बात, नंबर 3 टॉपिक है राइबोसोम। देखो राइबोसोम के बारे में सबसे पहली बात तो यह है कि ये सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग,
ये पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो राइबोसोम क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग। तो इम्पोर्टेंट है ये, सबसे छोटा। सबसे बड़ा कोशिकांग है वो कौन है, केंद्रक। जहाँ आपने केंद्रक पढ़ा था वहाँ लिख लेना, सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है और सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। तो ये सबसे छोटा राइबोसोम है। फिर दूसरी बात यह है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। कई बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये एमआरएनए के ऊपर जाकर वहाँ बाइंड होकर ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करवाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। फिर तीसरी बात, यह दो प्रकार का 70S प्रोकैरियोट्स में, हमने प्रोकैरियोट्स देख लिया था, बैक्टीरिया में जो पाया जाता है वो 70S प्रकार का होता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में आता है। तो ये दो प्रकार का 70S प्रोकैरियोट्स में वह 80S यूकैरियोट्स में, 80S किसमें, यूकैरियोट्स में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जाने वाली लाइन है। 70S प्रकार का किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में, यानी कि बैक्टीरिया में किसका कौन सा होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा होगा, 70S टाइप का राइबोसोम होगा। और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो 80S प्रकार का राइबोसोम होगा। तो पहले तो ये S क्या है, जिसे मैंने कहा 70S, तो S क्या है, ये S है अवसादन, S की बात कर रहे हैं तो S क्या है, इसमें अवसादन गुणांक इकाई, ये एक मापने की इकाई होती है, जिसलिए इसको आगे x लगाते हैं। सैंड्सबर्ग यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में से, सैंड्सबर्ग यूनिट, अवसादन गुणांक इकाई। तो 70S और 80S ये दो प्रकार में बांटा गया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, जो देखो 70S बोला मैंने और 80S कहा, तो देखिए 70S भी दो प्रकार का होता है, 80S भी दो प्रकार नहीं है, यानी कि दो यूनिट से मिलकर बना होता है। ये 80S भी दो यूनिट से मिलकर बना होता है, सब यूनिट बोलते हैं उसे। तो ये 70S की जो सब यूनिट होती है वो है 50S और 30S, 50S और 30S। तो देखिए 50, इनको जोड़ना नहीं है, ऐसे तो 80 हो जाएगा। ये मापने की इकाई है और ये यूनिट होती है तो 50S और 30S, ठीक है। 50 और 30 दोनों मिलकर 70S का निर्माण करती है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, इनको जोड़ना नहीं होता है। 50 और 30 तो 80 होते हैं, तो कुछ बच्चे सोचे कि इनको जोड़ कर ही तो 80 बनते हैं, सर ने गलत बता रहे हैं, तो गलत नहीं है। ये 50 और 30 दोनों सब यूनिट मिलकर किसका निर्माण करेगी, 70S का। तो एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि 70S का निर्माण होता है, 70S राइबोसोम का निर्माण होता है, और नीचे ऑप्शन बना दिए जाते हैं, तो एक सही 3 गलत होते हैं। तो किससे बनकर मिलकर बनती है, 50 और 30 से। ऐसे 80S का निर्माण होता है 60S और 40S। तो यहाँ पर भी इनको तो नहीं जोड़ना, ऐसे तो 100 हो जाएगा। तो 60 और 40S दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है, ये 80S का निर्माण करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बनता है यहाँ से, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमें याद रखनी है। वैसे तो आगे और डीपली पढ़े तो इनके भी सब यूनिट होती है, लेकिन ये आपके इनके नहीं आती, ये हायर क्लासेज में MSc वगैरह में पूछे जाते हैं, या नेट वगैरह में फर्स्ट ग्रेड में से पूछे जाते हैं। तो बस हमको इतना सा याद रखना है कि 80S दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 70S भी दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो यहाँ तक की बात समझ में आएगी। यहाँ से अगर आप ये सारी चीज़ें याद रख लेते हो तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है। जब भी क्वेश्चन बनता है इन्हीं चीज़ों पर बनता है। देखो राइबोसोम की बात हो गई है, गोल्जी बॉडी की बात हो गई है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात हो गई है। अब चौथा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की है।
इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है। इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, फिर इसमें जो उंगली नुमा उभार है इनको बोलते हैं उंगली नुमा उभार। ये उंगली नुमा उभार है, ये इनको बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी क्रिस्टी है। और ये क्रिस्टी के ऊपर मैंने जैसे यहाँ पे बनाया, ये सभी जगह होते हैं इस तरह से, ये गोल गोल संरचनाएं ऐसे ऐसे, ये गोल गोल संरचनाएं हैं, इनको बोलते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम। इसके अंदर एक डीएनए होता है जिसे बोलते हैं गोल डीएनए। गोल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, गोल डीएनए। तो देखिए अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात तो अल्टमान, एक वैज्ञानिक था अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया, बायोप्लास्ट नाम दिया। वह बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ये दो नाम याद रखने अपना, बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, अल्टमान ने, और बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा। दूसरी बात यह है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। तो डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली से, दोहरी कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। नेक्स्ट, इसे कोशिका का शक्तिग्रह ओब्लिक पावर हाउस, कोशिका का इंजन कहते हैं। तो इसे शक्तिग्रह भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का इंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। तो कोशिका में ये ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। देखिए यहाँ समझना है थोड़ा सा, जितना भी हम खाते हैं, खाने के बाद में डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में फिर वो एब्जॉर्ब होकर वो न्यूट्रिशन हमारे लीवर में, लीवर से ब्लड में, ब्लड से प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। वहाँ पर क्या होता है, सेल के अंदर वो जो जाता है, तो सेल में जाने के बाद में सेल में उसका ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म होती है, यानी कि यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलती है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है। जितना भी हम खाते हैं वो सब बड़े अणु से छोटे अणुओं में टूटता है और उससे ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा निर्माण का कार्य करने के कारण इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का इंजन कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। तो इस तरह से ये कोशिका में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये बात याद रखनी है अपन को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। तो कोशिका का इंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी सेल्स के अंदर ये ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। अब चलते हैं डायग्राम के ऊपर। देखिए डायग्राम में हमें इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, क्रिस्टी दिख रहे हैं, और ये क्रिस्टी के ऊपर क्या है? गोल गोल संरचना, ये पेरोक्सिसोम होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली नुमा उभार संरचनाएं क्या कहलाती है? तो हमारा आंसर होगा क्रिस्टी कहलाती है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्रिस्टी के ऊपर गोल गोल संरचनाएं क्या कहलाती है? क्रिस्टी के ऊपर, तो हमारा आंसर होगा ऑक्सीसोम कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑक्सीसोम क्या काम करता है? तो ऑक्सीसोम क्या काम करता है? ऊर्जा बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीसोम का काम क्या हो गया? ऊर्जा बनाने का। फिर क्वेश्चन बन जाए कि ऑक्सीसोम पर ऊर्जा किस रूप में बनती है? तो हमारा आंसर रहेगा एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इस तरह से जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, ऑक्सीसोम पर बनती है। ऑक्सीसोम या प्रॉक्सीसोम एक ही बात होती है, प्रॉक्सीसोम पर बनती है। और प्रॉक्सीसोम किस पर होते हैं? क्रिस्टी पर होते हैं। क्रिस्टी कहाँ होते हैं? इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं। और ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। फिर एक और बात, हमारे सेल्स के अंदर वैसे तो डीएनए नहीं पाया जाता, डीएनए जो पाया जाता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। पहली बात तो कि 99% जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन दो ऐसे कोशिकांग है जिनमें भी डीएनए पाया जाता है, और वो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। वैसे तो हेलिकल डीएनए होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी आनुवंशिक पदार्थों के लिए रिस्पॉन्सिबल डीएनए है वो हेलिकल डीएनए है, यानी कि जो इस तरह का डीएनए जो हम पढ़ेंगे, इस तरह का डीएनए ये हेलिकल डीएनए। लेकिन इसमें कौन सा है? वर्ताकार डीएनए, जो बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया में कौन सा डीएनए होता है? वर्ताकार डीएनए होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा डीएनए होता है? वर्ताकार डीएनए। ऐसा ही डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। तो ये गोल डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, याद रखना है। और एक दूसरा जो कोशिकांग है वो होता है लवक, प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो दो ऐसे कोशिकांग है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। इसीलिए लवक को भी जो स्व अर्धशासी कोशिकांग बोलते हैं, यानी कि खुद ऐसा कोशिकांग है जो दूसरों के अंदर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इस तरह से हम वहाँ पर पढ़ लेंगे ये बात। तो ये सर्कुलर डीएनए हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो गई। इसमें मुख्य मुख्य बातें हमने देख ली है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम, तो इसके बारे में लिखते हैं, यह केंद्रक के ऊपर तारेनुमा आकृति में पाया जाता है। केंद्र के ऊपर तारेनुमा आकृति में, इस तरह की आकृति में, ये जैसे केंद्रक है तो ये सेल है, तो इस तरह से यहाँ पर ये पाया जाता है, तारेनुमा आकृति में ये पाया जाता है। फिर दूसरी बात, यह जंतु कोशिका में ही होता है, पादप कोशिका में नहीं। तो मैंने डिफरेंस में लिखा भी दिया था कि जंतु कोशिका में ही पढ़ेंगे इसको, प्लांट सेल्स के अंदर इसको नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर नहीं पाया जाता है। फिर इसका कार्य क्या है? मुख्य बात तो यही कि क्या कार्य है इसका। यह सेल में सेल डिवीजन के समय, जब कोशिका विभाजन होगा ना, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन होता है उस समय, सेल डिवीजन के समय कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है, यानी कि डिवीजन होगा उस समय ये क्या करता है, सेंट्रोसोम ये सेंट्रियोल में चेंज हो जाता है, दो भागों में बदल जाता है और दोनों ध्रुवों की तरफ जाकर ये
स्थित हो जाता है और वहाँ से तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है, जिससे सेल डिवीज़न होता है। देखिए जैसे ये कोशिका है कोई, और इसमें ये केंद्रक के यहाँ होता है प्रेजेंट। तो कोशिका विभाजन के समय क्या होगा कि ये 2 भागों में टूट जाएगा और ऐसे टूटकर ये ऐसे चला जाएगा, इस तरह से 2 भागों में बढ़ जाएगा और इस वहाँ जाकर ये तर्कु तंतुओं स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करता है और ये गुणसूत्रों को तोड़ने का कार्य करते हैं। जब गुणसूत्र आकर इस पर व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसको ये अपनी ओर खींचता है, 2 भागों में बांटकर ये 2 कोशिकाएं बनाता है, 2 कोशिकाएं बनाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेल डिवीजन के समय ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इतनी सी बात हमें याद रखनी है सेंट्रोसोम की। फिर अगली बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम की बात करते हैं। यह सेल में छोटी छोटी थैलियों पैकेट्स के रूप में होते हैं, छोटी छोटी थैलियों के रूप में होते हैं। जैसे सेल्स है, ये कोशिका रही, इस कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस रहा, तो ये ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल्स में रूप होगा, छोटी छोटी थैली पैकेट्स के रूप में होगा। और ये जो बनता है ये गोल्जी बॉडी से ही बनता है, गोल्जी बॉडी से टूट टूट कर निकलता है। तो हम ये भी बना सकते हैं कि लाइसोसोम कहाँ से बनता है, यह है गोल्जी काय से बनते हैं, यह गोल्जी काय से बनते हैं। अगली बात करें, यह पाचक रसों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है इसमें, पाचक रस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यह पाचक रस से भरे होते हैं। तो ये जो थैलियाँ होती है ये पाचक रसों से भरी होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें भरे होते हैं। तो ये क्या करते हैं भाई, यह आत्मघाती थैलियाँ कहलाती है, सुसाइड बैग, सुसाइड बैग। तो इसे लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर कई प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, सेल के अंदर लाइसोसोम की थैली फट जाती है या जानबूझकर सेल उसको तोड़ देती है और वो टूट जाने से पूरी सेल ही नष्ट हो जाती है। तो नष्ट हो जाने के कारण इसको हम क्या कह सकते हैं, आत्महत्या का थैला, आत्महत्या की सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैला, किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात इम्पोर्टेंट हो गई हमारे यहाँ से। तो एग्ज़ाम में अगर पूछते हैं तो यहीं से पूछते हैं, या तो इसमें कौन से एंजाइम भरे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। दूसरी बात है कि ये लाइसोसोम क्या कहलाते हैं, इसमें सुसाइड बैग, आत्महत्या का थैला कहलाते हैं। ये इतनी सी बात याद रखनी है। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट, अब बात करते हैं लवक की। लवक, तो देखिए लवक क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं, प्लांट सेल के अंदर ये पाए जाते हैं। ये बात हमने पहले क्लियर कर ली थी डिफरेंस के अंदर। यह पादप कोशिका में
पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। दूसरी बात, यह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। तीसरी बात, इसे ऑटोनोमस बॉडी, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? पहले बताया था मैंने, क्योंकि इसके अंदर भी डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहते हैं, ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। नेक्स्ट, यह कोशिका में रंग प्रदान करता है, यानी कि ये सेल के अंदर पिगमेंट देगा और पिगमेंट देने के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है। इसे निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, जो प्लास्टिड है, लवक है, तो लवक प्लांट सेल में पाए जाएंगे, डबल मेम्ब्रेन होंगे, ऑटोनोमस होंगे, ये रंग प्रदान करेंगे, यानी कि ये पिगमेंट होते हैं इसके अंदर, और ये पिगमेंट के बेस पर ही इसको डिवाइड करेंगे। तो लवक, और लवक कितने प्रकार के देखते हैं? 3 प्रकार के, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। इस तरह से 3 भागों में बांटे गए हैं, वर्णिक लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी यानी कि पिगमेंटेड, नॉन पिगमेंटेड और क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक, हरित लवक को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, वर्णी लवक क्या होते हैं, अवर्णी लवक क्या होते हैं। तो एक पेड़ होता है, कोई भी प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं कि कुछ जगह कलर पाए जाते हैं, कुछ जगह कलर नहीं पाए जाते हैं। कई जगह कुछ ऐसे भाग होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कलर होता है, और कुछ ऐसे भाग होते हैं जहाँ कलर नहीं होता। तो वर्णी लवक का मतलब है पौधे में ऐसे भाग जहाँ कई प्रकार के रंग होते हैं, कई प्रकार के रंग होते हैं, तो वो क्या होगा? वर्णी लवक होगा। जैसे गाजर है, अलग कलर की होती है, सलजम है, अलग कलर का होता है, चुकंदर है, उसका कलर होता है, फूल है, उसका कलर होता है, फूलों के कई कलर होते हैं। तो वो सब में जहाँ कलर उत्पन्न हो रहा है, जिस भी भाग में कलर उत्पन्न हो रहा है पौधे के, वहाँ पर किसके कारण कलर हो रहा है? वर्णी लवक के कारण हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, एग्जाम्पल में इसके, फूलों का रंग, फूलों का रंग है वो किसके कारण होता है? वर्णी लवक के कारण होता है। तो कई एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए अगर कि फूलों का रंग किसके कारण होगा, कौन से लवक के कारण होगा, तो वर्णी लवक के कारण होगा। फिर अवर्णी लवक की बात करें तो ऐसा भाग जहाँ पर कोई रंग नहीं होता है उसे अवर्णी लवक कहते हैं। तो देखिए, पौधों में कौन सा भाग होता है ऐसा? जड़, जड़ों में कोई भी रंग नहीं होता, वो किसके कारण नहीं होता? अवर्णी लवक के कारण नहीं होता। वहाँ पे कोई वर्णक नहीं होता, पिगमेंट नहीं होता। हरित लवक की बात करें तो पत्तियों का हरा रंग
हरित लवक के कारण होता है। तो पत्तियों का रंग किसके कारण होगा? हरित लवक के कारण होगा। और ये हरित लवकी क्या करेगा? हरा रंग हरित लवक के कारण होता है। ये हरित लवकी क्या करता है? ये करता है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करवाता है? हरित लवक करवाता है। और फोटोसिंथेसिस के कारण क्या करेगा? ये पौधा भोजन बना पाएगा, भोजन बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 तो ग्रहण की जाती है, CO2 ग्रहण करेगा एनवायरनमेंट से, और फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म होगी, ऊर्जा बनेगी, और कौन मुक्त होगी? O2 मुक्त होती है। इस तरह से ये लवक 3 प्रकार का हमने देखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं अब नेक्स्ट। तो हमने न्यूक्लियस देख लिया, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, क्लोरोप्लास्ट देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिए, राइबोसोम देख लिया है, और हरित लवक देख लिया है, यानी कि प्लास्टिड देख लिया हमने। तो अब जो कोशिकांग बचा हुआ है वो है रिक्तिका, वॉक्यूल्स कहते हैं इसे, रिक्तिका को। तो ये किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। तो कुछ मैंने जहाँ डिफरेंस बताया था वहाँ बताया था कि ये प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाएगी, एनिमल सेल में या तो बहुत छोटी होगी या एब्सेंट होगी। इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन दूसरी जो इसका काम क्या है, यह कोशिका में अवांछित पदार्थों को ग्रहण करती है। जो कोशिका में वेस्ट मटेरियल बनता है वो इसके अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। कोशिका को स्फीति प्रदान करती है, कोशिका को फुलाए रखेगी, कोशिका को स्फीति देगी, यानी कि उसको बिल्कुल पिचकने नहीं देती है, तो स्फीति प्रदान करती है। इसी की वजह से प्लांट सेल में की ओर खिसक जाता है। तो इतनी सी बातें याद रखनी है। वैसे तो कभी क्वेश्चन बनता नहीं यहाँ से, लेकिन अब फिर भी एक थोड़ा सा याद रखना है। तो हमें ये याद रखना है कि प्लांट सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर ये अवांछित पदार्थों को ग्रहण करती है, कोशिका को स्फीति प्रदान करती है, और इसी की वजह से न्यूक्लियस ऊपर की ओर खिसक जाता है। यानी कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस मध्य में नहीं होकर ऊपर की तरफ रहता है, वो इसी के कारण रहता है। ये इसकी बात हुई। तो मुख्य जो कोशिकांग है वो हमने देख लिए हैं। तो कई जो एग्ज़ाम में कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं कोशिकांग से बनता है, और इन्हीं कोशिकांग की जो फंडामेंटल जो नॉलेज है, प्रारंभिक जो नॉलेज है वो ही पूछी जाती है, और वो नॉलेज जो मैंने बताई इन्हीं में से होगी। तो क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं होता है। तो देखिए एक बात और याद रखनी है, माइक्रोस्कोप की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज, डिस्कवरी देखनी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? नोल एवं रुस्का। ये एग्ज़ाम में पहले भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? नोल एंड रुस्का ने की है। तो यहाँ तक जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आप इन चीज़ों को ध्यान से देखना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। अभी
सेल पूरी हो चुकी है। अब सेल के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सिस्टम की तरफ चलेंगे हम, कि हमारी बॉडी के जो भी सिस्टम होते हैं, क्योंकि सिस्टम से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सिस्टम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सिस्टम की। जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।